नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे हुआ और जीवन के अंतिम काल में यानी संघर्ष के सारे दिन को गुजारने के बाद जीवन के अंतिम 4 सालों में 1674 में उनका राज्याभिषेक होता है और 1680 में उनकी मृत्यु होती है। यानी जीवन के अंतिम जो 6 साल हैं वही राज्याभिषेक के यानी राजा यानी छत्रपति के हैसियत से जो है शिवाजी ने काटा। आप राजा के तो देखा होगा, आपने उपाधि देखी होगी कि राजा की उपाधि जो है कैसे औरंगजेब ने उन्हें दिया था। आज हम शिवाजी के राज्याभिषेक की चर्चा करेंगे। आपने देखा कि 1664 में सूरत की पहली लूट हुई थी, उसके 6 साल बाद जो है सूरत की दूसरी लूट हुई यानी 1670 में लूट हुई। 1673 में उन्होंने पुनहाला का किला जीता और आगे हम चर्चा करेंगे शिवाजी के राज्याभिषेक का जो कि 1674 ईस्वी में हुआ। शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी कि हिंदू राजा होंगे जिन्हें 2 बार राज्याभिषेक करना पड़ा, राज्य तिलक करना पड़ा। कारण यह हुआ कि जब पहला राज्याभिषेक जून में शुरू हुआ तो यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि 17 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई। तो उस स्थिति में आपको पता होगा कि हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से छूतका या छूत की बात हो जाती है, यानी व्यवधान या विघ्न उत्पन्न हो गया और इस वजह से जो है 2 टर्म में 2 फेजेज में जो है इनका राज्य तिलक हुआ। अगर हम पहले फेज की बात करें, नहीं प्रथम राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक के प्रथम खंड की बात करें तो इनका राज्याभिषेक जो है 6 जून को शुरू हुआ और 6 जून 1674 को स्टार्ट हुआ और कहाँ हुआ? रायगढ़ के किले में हुआ। राज्याभिषेक कराने के लिए इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को जो चुना, क्योंकि वे हिंदवी राज्य की स्थापना के लिए यानी हिंदुत्व पर आधारित जो राजत्व का सिद्धांत था उसको इन्होंने अपनाया था। और इसके लिए जो उस समय हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र जो काशी था, अभी का बनारस या अभी का काशी जो है, वहाँ के विश्वेश्वर भट्ट जिनका उपनाम गाग भट्ट भी था, वह उद्भट विद्वान थे और उन्हीं से उन्होंने जो है राज्य तिलक यानी पंडित के रूप में राज्य तिलक कराने का काम जो है विश्वेश्वर भट्ट को सौंपा गया। और उन्होंने जो है राज्याभिषेक यानी राज्य तिलक को 3 भागों में बांट करके यानी 3 तरह की प्रक्रिया उसमें संपन्न कराई शिवाजी के राज्याभिषेक में। पहला क्या हुआ? यज्ञोपवीत कराया गया शिवाजी का। यज्ञोपवीत जानते हैं, जनेऊ धारण कराने की जो प्रक्रिया होती है हिंदू धर्म में। दूसरा जो है तुलादान। तुलादान में क्या होता है कि तराजू के एक पलड़े पर राजा और दूसरे पलड़े पर जो है सोने से तौलने की प्रक्रिया होती है, इसी को तुलादान कहा जाता है। और तीसरी प्रक्रिया पुनर्विवाह की कराई और यह पुनर्विवाह के लिए जो है शिवाजी ने अपनी सेकेंड वाइफ, जो दूसरी वाइफ थी सैरोबाई या सोयराबाई, उन्हीं से पुनर्विवाह किया इस राज्याभिषेक या राज तिलक के अवसर पर। और चूंकि सैरो या सोयराबाई जो नाम था उनसे इन्होंने जो है शादी की, पुनर्विवाह किया, दूसरे बार जो है शादी रचाई, इसलिए राजमहिषी का दर्जा जो है शिवाजी के दरबार में या शिवाजी के काल में इन्हीं को प्राप्त हुआ, सैरोबाई या सोयराबाई को प्राप्त हुआ। इसके अलावे क्या किया? इसके अलावे शिवाजी ने जब राज्याभिषेक किया तो नया संवत चलाया, है ना। इस संवत जो है अपने नाम पे चलाया और सोना और तांबा के सिक्के चलाए और उस सिक्कों पर जो है उन्होंने लिखवाया श्री शिवा छत्रपति जो है उस पर लिखवाया, उत्कीर्ण करवाया। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटती है कि 17 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी की माता जीजाबाई की जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न होता है और एक छूत की स्थिति जो हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के विश्वासों के हिसाब से जो होता है वह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस राज्याभिषेक की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाता है। कहा यह जाता है कि जो राज्याभिषेक का प्रथम पर्व था इसमें 11,000 ब्राह्मण परिवारों को बुलाया गया था। अगर आप काउंट कीजिए कि एक परिवार में 5 लोग भी हैं तो लगभग 50-55 हज़ार परिवारों को जो है 6-7 महीने तक खिलाया गया था। और इस राज प्रक्रिया में आप देख रहे हैं राज्याभिषेक की प्रक्रिया में एक अंग्रेज अधिकारी को आमंत्रित किया गया था, वह थे ऑक्साडाइन। ऑक्साडाइन कौन थे? जब शिवाजी ने सूरत की पहली लूट की थी यानी 1664 ईस्वी में जब शिवाजी ने सूरत को पहली दफ़ा लूटा था, जब 1 करोड़ का राजस्व जो है 1 करोड़ की लूट उन्होंने की थी, यानी मुगलों के राजस्व से 1 करोड़ का जो है लूट करके वे अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो है ऐसी लूट को अंजाम दिया था। उस दौरान आपने देखा होगा कि उन्होंने
जो है ब्रिटिशों का जो फैक्ट्री था, यानी अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वहाँ, उसको इन्होंने छेड़ा नहीं था। और उस समय फैक्ट्री इंचार्ज कौन थे? ऑक्साडाइन ही थे। और इसी के हिसाब किताब में आप देख सकते हैं कि उस समय नहीं छेड़ा और आज जो है उसे अपने राज्याभिषेक में आमंत्रित किया। जब जीजाबाई की मृत्यु हो गई तो उस स्थिति में व्यवधान के बाद 24 सितंबर 1674 ईस्वी को पुनः जो है राज्य तिलक की तैयारी की गई। लेकिन इस बार जो विधि विधान था वह तांत्रिक विधि विधान था, क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्रिया थी पहले राज्य तिलक या राज्याभिषेक की तैयारी में शायद ऐसा मानना था कि कुछ खोट रह गई, इसलिए तंत्र मंत्र के विद्या के द्वारा जो है इस बार राज्याभिषेक कराया गया। और राज्याभिषेक कराने वाले जो पंडित जी थे, तांत्रिक जो थे, इनको पंडित जी नहीं कहिए, तांत्रिक कहिए, जो तांत्रिक थे उनका नाम था निश्चल पुरी गोसाई। और इन्हीं के द्वारा जो है शिवाजी का सेकेंड टाइम, सेम ईयर में सेकेंड टाइम जो है राज तिलक कराया गया, राज्याभिषेक कराया गया। इस तरह से शिवाजी अब जो है यहाँ से आपने देखा होगा कि सिक्के पर क्या चीज उत्तीर्ण करवाया था? श्री शिवा छत्रपति उत्कीर्ण करवाया था, लिखवाया था। यानी अब शिवाजी छत्रपति की जो उपाधि है उसको इन्होंने धारण कर लिया और आज से यह शिवाजी अब जो है क्या हो जाएंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाएंगे। राजा की उपाधि किसने दिया था? आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि राजा की उपाधि ने औरंगजेब के साथ जो संधि हुई थी उसमें दिया गया था। और वह संधि कब हुई थी? 1668 ईस्वी में हुई थी। मुअज्जम के माध्यम से कराई गई संधि थी और उस संधि में औरंगजेब ने उन्हें जो है राजा की उपाधि प्रदान की थी। और आज यह जो है शिवाजी 1674 ईस्वी में जब राज्याभिषेक करते हैं तो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं और अपने सिक्के पर जो सोने और तांबे के सिक्के उन्होंने चलाए थे उस पर श्री शिवा छत्रपति लिखवाया था, उत्तीर्ण करवाया था। अभी आपने देखा कि शिवाजी ने कैसे 1674 ईस्वी में जो है अपना राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक के बाद उनका जिंदगी जो है अब अंतिम 6 साल की जो स्थिति थी वह बड़ा अस्त व्यस्त बीता। और उन्होंने 1678 ईस्वी में जो अंतिम अभियान किया कर्नाटक को जीतने का, यानी उनके द्वारा जो अंतिम रूप से जीता गया किला या उनके द्वारा अंतिम जो जीता गया अंतिम किला था वह जिंजी का किला था और यह कर्नाटक का हिस्सा था जिसको इन्होंने जीता था। 1678 ईस्वी में एक अजीबोगरीब घटना उनके ज़िंदगी में हुई। क्या हुई कि उनके पुत्र जो संभाजी थे और उनकी जो पुत्रवधू यशुबाई थी वह इनके दरबार से यानी शिवाजी के दरबार से नाराज होकर के दक्कन के जो मुगल सूबेदार थे दिलेर खां उनके यहाँ चले गए। और उस स्थिति में शिवाजी के लिए की ज़िंदगी में सबसे कष्टकारी क्षण था, क्योंकि हिंदवी राज्य की स्थापना की कल्पना करने वाले शिवाजी या उसकी स्थापना के लिए प्रयासरत शिवाजी, यानी ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मराठा राज्य की स्थापना यानी हिंदवी राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी अब कितने दुखी हुए होंगे कि उनका बेटा और उनकी बहू जो है मुगल दरबार के जो सूबेदार है दिलेर खां उनके यहाँ चला जाता है। लेकिन वहाँ भी संभाजी और जो उनकी बहू हैं पुत्रवधू यशुबाई उनको बहुत ज़्यादा समय वो वहाँ नहीं रह पाते हैं, वहाँ भी मतभेद होता है और दोनों लौट करके फिर 1679 में यानी फिर छत्रपति शिवाजी के दरबार में वापस लौट आते हैं। शिवाजी चूँकि इनसे बहुत नाराज हैं, इन्होंने जो है अपने धर्म को भ्रष्ट करने जैसा काम किया है, इसलिए शिवाजी ने संभाजी और अपनी जो बहू थी यशुबाई उनको पुनहाला के किले में क्या किया? कैद कर दिया। और आपने देखा कि जो पुनहाला का किला था यह 1673 ईस्वी में शिवाजी ने जीता था और इसीलिए मैंने उस समय चर्चा की थी कि इस पुनहाला के किले का जो है ऐतिहासिक महत्व है, उसको समझेंगे हम, आगे देखेंगे क्या ऐतिहासिक महत्व है। यही ऐतिहासिक महत्व है कि अपने बेटा और बहू को शिवाजी ने जब वह दिलेर खां के दरबार से यानी जो दक्कन में मुगल का सूबेदार था दिलेर खां उसके दरबार से 1679 में जब लौट करके शिवाजी छत्रपति शिवाजी के दरबार में आ गया। छत्रपति शिवाजी क्यों कह रहे हैं कि आपने देखा कि 1674 ईस्वी में इन्होंने अपनी उपाधि छत्रपति की धारण की और अपने जो सिक्के थे सोने और तांबे के उस सिक्कों पर जो है इन्होंने छत्रपति की उपाधि दर्ज कराई थी, उत्कीर्ण कराई थी, छपवाई थी। ठीक है, वैसी स्थिति में अब जो है 1679 में जब शिवाजी के दरबार में दोनों की वापसी होती है तो इन्हें कैद कर लिया जाता है। शिवाजी काफ़ी चिंतित रहने लगे थे, अंतिम जो 2 वर्ष थे उनके काफ़ी चिंता में बीते थे और काफ़ी चिंता की वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी।
3 अप्रैल 1680 ईस्वी को 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को उन्हें तीव्र बुखार हुआ और शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो आप देख रहे हैं कि जो संभाजी और यशोबाई हैं ये जेल में हैं, कैद किए गए हैं पुनहाला के किले में। तो जो उनसे जो सायराबाई यानी द्वितीय पत्नी जिसका राज्याभिषेक के समय जिनसे जो है पुनर्विवाह कराया गया था, पुनर्विवाह करा करके इस परंपरा को जो है निर्वहन किया गया था, उनसे उत्पन्न पुत्र राजा राम ने इनका क्या किया, शिवाजी का अंतिम संस्कार किया। और शिवाजी के अंतिम संस्कार के बाद यह जो है मराठा राज्य का उत्तराधिकारी बना, मराठा राज्य का उत्तराधिकारी बना। और शिवाजी की जो अंतिम पत्नी थी पुतुलबाई, वो शिवाजी के साथ सती हो गई यानी जौहर को प्राप्त किया। और इस तरह से शिवाजी का जो जीवन लीला है वह 3 अप्रैल 1680 को, जैसा कि आपने देखा, शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में हुई। और उस समय उनके जो पुत्र लौट करके आए थे दक्कन के दिलेर खां के यहाँ से, दक्कन के जो सूबेदार थे, मुगलों के सूबेदार दिलेर खां के यहाँ से, तो शिवाजी ने पुनहाला के किले में कैद करा दिया था। और जो द्वितीय पत्नी यानी सेकेंड वाइफ से जो उत्पन्न पुत्र थे राजा राम, उन्होंने ही अंतिम संस्कार किया। और इसके बाद वही उत्तराधिकारी के रूप में जो है मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी घोषित किए गए राजा राम। लेकिन बाद की स्थिति उत्पन्न होती है कि जो अष्टप्रधान उनका मंत्रिपरिषद है वह इसको संभाजी और उनकी पत्नी को जो है मुक्त कर देता है। और फिर से दोनों के बीच में यानी शिवाजी के जो 2 पुत्र हैं राजा राम और संभाजी के बीच में सत्ता का संघर्ष होता है। और उस सत्ता के संघर्ष की हम कहानी आगे के क्लास में देखेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे। आज हम शिवाजी के प्रशासन की कहानी को देखें और किस तरह से शिवाजी का प्रशासन जो है चलता था। शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए अष्टप्रधान परिषद थी, है ना। 8 लोगों की एक काउंसिल थी जो कि शिवाजी के शासन में सहायता करती थी सलाहकार मंत्री के रूप में। आज के जो मंत्री हैं जैसे प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं शासन प्रशासन चलाने में, ठीक उसी तरह से अगर शिवाजी को हम देखें तो यह सबके प्रमुख थे, यह राजा थे, छत्रपति थे। और इनके नीचे 8 लोगों की काउंसिल थी और यही अष्टप्रधान परिषद कहलाती थी। जो इनका सिद्धांत था, जो राज्य संचालन का सिद्धांत था यानी राजत्व का जो सिद्धांत था वह प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। वैसी स्थिति में जो है हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के हिसाब से इनका राज्य का संचालन होता था। अगर हम इनके अष्टप्रधान परिषद के पदों की बात करें तो पहला पद पेशवा का था। पेशवा का पद आज के प्रधानमंत्री का पद मानिए। ये राजा थे, छत्रपति थे, अपने राज्य के प्रधान थे। उनके जो द्वितीय प्रधान हुए आज के प्रधानमंत्री, जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर की स्थिति है वही पेशवा की स्थिति थी, यानी राजा की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करना और राजा के कार्यों को करना। राजा के जो बताए गए कार्य है यानी पूरी तरह से जो मराठा साम्राज्य के प्रशासन का जिम्मा था इनके बाद, शिवाजी के बाद इसी पेशवा वाले पद पर था। यानी प्राइम मिनिस्टर्स के, अभी के जो प्राइम मिनिस्टर्स का पद है उसी के हिसाब से संचालित होते थे। अब यहाँ पर अभी के प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, पहले सेक्रेटरी जो है साइन करता है, फिर पीएम के पास फाइल जाती है साइन होने के लिए। लेकिन इसमें उल्टा था, राजा के हस्ताक्षर होने के बाद किसी भी आदेश पे राजा यानी शिवाजी के हस्ताक्षर के बाद पेशवा का साइन मुहर वहाँ जरूरी था। इसके बाद सेकंड जो पद था वह अमात्य का था। अमात्य अभी का फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी भारत सरकार में आप वित्त मंत्री की स्थिति देखते हैं, वही अमात्य की स्थिति थी। शिवाजी के काल में शिवाजी के प्रशासनिक द्वितीय जो अधिकारी थे वो अमात्य थे। फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर जो है काम करते थे, यानी राज्य के राजस्व का लेखा जोखा, आमदनी, आय और व्यय का लेखा जोखा रखना इनका काम था। शिवाजी के जो प्रसिद्ध अमात्य थे उनका नाम रामचंद्र पंत था। इसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है सीधा सीधा। जो तीसरा प्रमुख पद था, यानी 8 पद प्रमुख थे लेकिन तीसरे की हम चर्चा कर रहे हैं, वह तीसरा पद जो था वाक्यानवीश का था, जो अभी का होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री का जो पद है उसी के से मिलता जुलता उसके कार्य थे। यानी अमित शाह जी जो अभी कार्य करते हैं वह क्या करते हैं, मोदी जी के कार्यों का लेखा जोखा भी रख लेते हैं। पूरे गुप्तचर और सूचना विभाग यानी सीबीआई से लेकर के ईडी तक इनके जिम्मे है। ठीक इसी तरह से वाक्यानवीश जो शिवाजी के मंत्रालय में हुआ करते थे उनके जिम्मे राजा के कार्यों को जो है दैनिक कार्यों को लिखबद्ध करना था। जो एस्पिनोज का काम यानी
जासूसी, गुप्तचरी और सूचना विभाग का जो जिम्मा था यही वाक्यानविश यानी के जिम्मे था, जो कि शिवाजी के नीचे कार्य करता था। यानी अष्ट प्रधान में शामिल यह तीसरा पद की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्ट्री के मिलता जुलता पद था। अगला हम पद की बात करें वह सुमंत था। सुमंत क्या था? अभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर का पद है, यानी दूसरे देशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ जो संबंध के निर्वहन का कार्य है, जो संबंध बढ़ाने हैं, एक दूसरे को मिलाने हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंधों के निर्धारक के रूप में जो अभी विदेश मंत्री का कार्य है, वही उस समय के सुमंत का काम हुआ करता था। अभी क्या होता है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस को डेवलप करने में यह काम आते हैं। उस समय राज्य परंपरा थी, एक राज्य का पड़ोसी राज्यों के साथ, अगल बगल के राज्यों के साथ, दूरस्थ राज्यों के साथ जो संबंध को जो सुदृढ़ करने का काम किया करता था, वह सुमंत किया करते थे। अगला जो है चिटनीस का पद था। चिटनीस पत्राचार विभाग के प्रभारी हुआ करते थे, यानी किसी तरह के जो पत्राचार का जिम्मा था, कॉरेस्पॉन्डेंस का जिम्मा था शिवाजी के काल में, वह जिम्मा चिटनीस के जिम्मे था, यानी पद का नाम चिटनीस था। एक पद है पंडित राव। इस अष्ट प्रधान परिषद में एक पद है पंडित राव। आप जैसा नाम से ही समझ रहे हैं, यह धार्मिक कार्यों में राजा को सहायता करता था और राजा की तरफ से यह दान की राशि को बांटता था, ब्राह्मणों में बांटता था, या राजा जिसको आज्ञा देते थे वैसे बांटता था। राजा जिस धार्मिक कार्य में भाग लेता था, उसमें धार्मिक कार्यों में जो पूजा का संचालन होता था, यह पंडित राव के द्वारा ही किया जाता था। अगला पद सेनापति का था। सेनापति जानते हैं, सेना के संचालन के लिए शिवाजी मुख्य सेनापति हुए और सेनापति ठीक उनके नीचे का पद, यानी सारे पद शिवाजी के नीचे का है। ये सारे पद नीचे का है जो कि शिवाजी को असिस्ट कर रहा है। जो अष्ट प्रधान परिषद है उनको सलाह देता था, सहायता करता था, और सबसे ऊपर शिवाजी ही थे। अगला पद न्यायाधीश का है, और न्यायाधीश दोनों मामलों को देखता था, फौजदारी और दीवानी मामले को देखता था। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश थे वह शिवाजी थे। शिवाजी के बाद न्यायाधीश कार्य करता था, यानी अंतिम रूप से फैसला, न्याय का फैसला जो है वह शिवाजी के जिम्मे था। उसके नीचे न्यायाधीश थे, वह दीवानी और फौजदारी दोनों मामले को देखते थे। लेकिन किस आधार पे? जो हिंदू कानून था, हिंदू लॉ था, उसी के हिसाब से यह जो है कार्य देखते थे न्यायाधीश महोदय, और अंतिम रूप से फैसला, न्याय का भी अंतिम रूप से फैसला शिवाजी को ही लेना पड़ता था। यानी मुख्य न्यायाधीश का पद शिवाजी के जिम्मे था और न्यायाधीश एक पद था इस अष्ट प्रधान परिषद का। अब हम शिवाजी के राजस्व प्रशासन की बात करेंगे। राजस्व प्रशासन के तहत अब देखेंगे कि जो शिवाजी के राज्य क्षेत्र थे उसको हम दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला जो स्वतंत्र राज्य क्षेत्र था, यानी जो जिनके अंतर्गत जो मराठा साम्राज्य पूरी तरह से अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था, और वैसे राज्यों में, वैसे राज्य क्षेत्रों की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा, कर्नाटक का हिस्सा और तमिलनाडु के अधिकांश हिस्से उस राज्य क्षेत्र में थे। दूसरे जो राज्य थे, पड़ोसी राज्य थे, जो मुगलों के अधीन थे, के राज्य क्षेत्र थे, जहाँ से जो है शिवाजी का रेवेन्यू आता था, कलेक्शन आता था। अब रेवेन्यू का प्रकार क्या था, नेचर क्या था, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था? तो फर्स्ट टाइम जब शिवाजी ने भूमि की पैमाइश कराई, और पैमाइश कराने के बाद उपज का 1/3 यानी 33% लगभग जो है उपज का ले लेते थे। जो उतना उपज होता था उसका ले लेते थे। लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, इसमें संशोधन किया इस टैक्स में, और संशोधन करने के बाद अब उपज का 40% कर दिया। लेकिन अब इसमें किसी भी तरह का अन्य कर नहीं लिया जाता। इसमें क्या था, उपज का 1/3 तो लेना ही है, और बाकी जो भी टैक्स इम्पोज हो रहे हैं उस टैक्स को भी देना है। लेकिन जब इन्होंने संशोधित करके उपज का 40% कर लिया, जितना भी क्रॉपिंग हो रही है उसका 40% कर लिया, तो किसी भी तरह का अन्य कर जो है, किसी भी तरह का अन्य जो टैक्स है, इसको इन्होंने जो है प्रतिबंधित कर दिया। सीधा 40% वसूली होने लगी। दूसरा जो है, अगर हम देखते हैं कि जो जहाँ पर भी नकदी फसल या बागानी कृषि किए जाते थे, वहाँ टैक्स जो है कैश में कलेक्ट किया जाता था, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, उपज में कलेक्ट किया जा रहा है। सीधा जो है जो राजस्व प्रशासन था, यह टैक्स रैयतवाड़ी प्रणाली पर आधारित, यानी को कहा जाता है, और इसी रैयत में किसानों से जो है सीधा सीधा टैक्स ले लिया जाता था। लेकिन जागीरदारी यानी अपने प्रशासकों को शिवाजी जो है जागीर भी प्रदान करते थे। इसके अलावे जो दो स्पेशल टैक्स उनका था, हम उसकी अगर बात करें तो एक टैक्स था चौथ का और दूसरा टैक्स था सरदेशमुखी का। चौथ कैसा टैक्स था, यह पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला टैक्स था, और पूरी आय का, जो पड़ोसी राज्य थे जिनका टोटल इनकम जो था, राज्य का टोटल
रेवेन्यू जो आता था उसका 1/4 शिवाजी वसूल लेते थे। लेकिन उसमें गारंटी क्या होती थी, शिवाजी दोबारा वहाँ जो है उस राज्य क्षेत्र में लूटपाट नहीं करेंगे और आक्रमण नहीं करेंगे। यानी दो तरह की गारंटी भी इसमें मिल गई कि अगर कोई पड़ोसी राज्य जिससे चौथ वसूला जाता था तो उसके टोटल रेवेन्यू का, राज्य के टोटल रेवेन्यू का 1/4 शिवाजी लेते थे। उसके बदले में क्या गारंटी देते थे कि उस राज्य में शिवाजी लूटपाट नहीं करेंगे और आक्रमण नहीं करेंगे, इसकी काउंटर गारंटी शिवाजी देते थे। दूसरा एक प्रकार का टैक्स था सरदेशमुखी का। सरदेशमुखी एक प्रकार का भूमि टैक्स था, भूमि कर था, और यह 10% लिया जाता था। 10% टोटल भूमि कर का 10%, और यह भी पड़ोसी राज्यों से ही लिया जाता था। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था, शिवाजी का ऐसा मानना था कि जन्मजात सरदेशमुख हैं, यानी जन्मजात जमींदार है, इन्हें यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि पड़ोसी राज्यों से जो है टैक्स वसूले, यानी भूमि कर का 10% वसूले। तो इस तरह से सरदेशमुखी को शिवाजी कानूनी अधिकार मानते थे। और सवाल भी पूछा जाता है कि चौथ या सरदेशमुखी में से किस कर को जो है शिवाजी कानूनी अधिकार के रूप में वसूलते थे पड़ोसी राज्यों से। तो आप देख सकते हैं कि यह जो है सरदेशमुखी था, इसी टैक्स को कानूनी अधिकार के रूप, यानी बाई बर्थ जो है हम जमींदार हैं, सरदेशमुख हैं, तो हमारा राइट बनता है कि हम पड़ोसी राज्यों से 10% भूमि कर का 10% वसूल करें। अगर हम चौथ की बात करें तो चौथ में क्या होता था, यह भी पड़ोसी राज्यों से ही वसूला जाता था। आप देख सकते हैं कि मुगल के अधीन के राज्यों से या आसपास के जो कुछ स्वतंत्र राज्य रहे होंगे वहाँ से वसूल किया जाता था। और यह टोटल आय का, टोटल रेवेन्यू, चाहे वह कृषि से आने वाला रेवेन्यू हो, है ना, या भूमि से आने वाला रेवेन्यू हो, या किसी तरह के व्यापार और वाणिज्य से आने वाले रेवेन्यू, सभी रेवेन्यू को मिला करके जो कलेक्शन आता था उसका 1/4 जो है वह शिवाजी वसूल करते थे।